नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। आज बात उस तालिबान के दोस्त की जिसने हमारी जमीन पर खून खराबे का नया प्लान तैयार कर लिया है। बात पाकिस्तान की जिसकी रगों में ही आतंक का लहू बहता है और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कल कश्मीर में आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरियों को मार डाला और यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। नागरिकों की टारगेट किलिंग से डर दहशत का माहौल बनाने का इरादा पूरा करने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह ऐलान किया था कि पाकिस्तान भारत से 1000 साल तक युद्ध लड़ेगा, लेकिन 1971 में पाकिस्तान को ऐसी मुंह की खानी पड़ी कि वो आज तक उससे उबर नहीं सका। अय्यूब खान ने ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की थ्योरी को बढ़ा। बावजूद पाकिस्तान के इरादे पूरे नहीं हुए और न ही होने वाले हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बातें समझ नहीं आ रही। ऐसे में प्रश्न ये, आतंकिस्तान के इरादे कब पूरे होंगे? हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के मेहमान जुड़ गए हैं। शाजिया इल्मी जी, इफ्रा जान जी, सुशील पंडित जी, माजिद हैदरी जी, एसपी वैद्य जी, जिसमें से आप सभी का नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हम पहला सवाल शाजिया इल्मी जी से करना चाहते थे क्योंकि बीजेपी की सरकार है। धारा 370 हटने के बाद सरकार ने ये वादा किया था और बड़े बड़े दावे किए थे कि अब हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति कश्मीर में जाकर बच सकता है, घर खरीद सकता है, सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इफ्रा जी, क्योंकि आप वहां की एक महत्वपूर्ण पार्टी के सदस्य हैं, प्रवक्ता हैं, आपको लगता है कि जो टारगेट किलिंग्स अब आतंकवादियों की तरफ से हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए और उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, एब्सोल्युटली वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बता देती हूँ कि ये टारगेटेड किलिंग्स और जो किलिंग्स का सिलसिला है ये अभी का शुरू नहीं हुआ है। 1 साल से, जब से हम यहाँ बैठे हैं, 1 साल से जब तक बिंद्रो जी की मौत हुई थी तब तक 22 सिविलियनों को मौत के घाट उतारा गया था और वो 22 सिविलियन, उनकी मौत शायद इसीलिए हेडलाइन नहीं बना पाई क्योंकि शायद वो लोग मुसलमान थे। तो अब जो बताया जा रहा है कि अचानक से ये सिलसिला शुरू हो गया, अभी हाल ही में ये लाए हुए हैं, ये सब नहीं। भाई आपने अल्पसंख्यकों का नाम लिया, आपने अच्छा, अल्पसंख्यकों का नाम लिया, हमने कहा टारगेट किलिंग्स, यहाँ और वो गैर कश्मीरी भी होते हैं ना। कल जो दो मजदूर मारे गए हैं उसमें गोलगप्पे वाला बिहार का रहने वाला है, दूसरा जो मजदूर है वो मुसलमान है लेकिन उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो आप प्लीज कम से कम हिंदू मुस्लिम है जी। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल आप लोगों से फिर रहेगा कि जब 22 लोगों की मौत हो चुकी थी, उनकी मौत ने हेडलाइंस क्यों नहीं बनाई? मुझे आप बोल दीजिए, उनकी मौत पे इतने ज्यादा शाम को प्राइम टाइम डिबेट क्यों नहीं हुई? हम ही को तो उनकी बात रखनी पड़ती है। यहाँ पर सवाल देखिए, सवाल यहाँ पर सिर्फ ये है, हम क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर हैं, वहां के स्पोक्स पर्सन हैं, इसलिए हम आपसे सिर्फ ये समझना चाहते हैं। आप हम पर सवाल मत उठाइए, ठीक है, हमारी गलती हो सकती है, आपका पूरा अधिकार है, आप हमें जो भी समझें, जो भी कहें हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्लीज हमें यह समझाने की कोशिश कीजिए ना कि ये आतंकवाद रुक क्यों नहीं रहा। अब उस मजदूर का क्या वो गोलगप्पे बेचने वाला क्या था बेचारा, कितना 100, 150, 200 रुपया कमा लेता होगा। वो मजदूर था, वो अपने परिवार, उसे मारना, वो अगर वो मर रहा है तो ये क्या है, क्यों है, कुछ तो बताइए। बिल्कुल, ये मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे जताना चाहते हैं जैसे हम कहीं ना कहीं किसी तरह से इसे सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, ये बार्बरिक है, ये क्रूअल है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। लेकिन आप जब कहते हैं कि इस सब को कैसे रोका जाए, तो मैं आके कह लेती हूँ कि आर्टिकल 370 को फिर से एक बार एब्रोगेट कर लेते हैं। एक बार जब आर्टिकल 370 फिर से एब्रोगेट हो जाएगा तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। यही तो आपको और मुझे झूठ बताया गया था ना, यही तो हमको समझाया गया था। उससे पहले टेररिज्म बिल्कुल था, आर्टिकल 370 का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं था। तो फिर अब आप आर्टिकल 370 को हटाने की बात क्यों कर रही हैं? मैं कह रही हूँ कि सरकार ने कहा कि इसको हटा के, इफ्रा जी हो ये रहा है आप कि मुझे बोलने, आप नहीं, या तो बोलने नहीं देंगे या आप क्या कर रही हैं, आप डाइवर्ट कर रही हैं। ऐसे कैसे कोई कुछ आप क्या कर रही हैं मैम? मैम आप
इफ्रा जी, आप डाइवर्ट कर रही हैं यहाँ बात। सिर्फ एक देखिए, ये सेंसिटिव इशू है, और सेंसिटिव इसलिए है कि अब गरीब लोगों को मारा जा रहा है, एक गोलगप्पे वाले को मारा जा रहा है, एक मजदूर को मारा जा रहा है। हम आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं, हम आपसे सिर्फ ये देखिए, अभी तक ऐसा नहीं होता था इफ्रा जी। हम भी 20 साल से देख रहे हैं, 20 साल से हम भी देख रहे हैं। अभी तक ऐसा होता था कि भीड़, सुनिए इफ्रा जी, भीड़ में गोली चला दी, किसी जगह पर बॉम्ब फेंक दिया, पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दिया, ये होता था। अब तो चुन चुन के मारा जा रहा है ना, अब तो टारगेट किलिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, आते हैं और आप ये हमें ये नहीं समझा पा रही हैं अभी तक कि आखिर ये अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये बदलाव क्यों देखा जा रहा है? मैं आपको बोलती हूँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार शासन में आई है, उनका लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है, उनका सिक्योरिटी का तरीका इतना बर्बाद हो गया हुआ है कि उनकी नाक के नीचे से ये सब कुछ हो रहा है और वो सिक्योरिटी में नाकाम हो गए हैं। इस वजह से ये हो रहा है, क्योंकि अदरवाइज टेररिज्म जो है वो पिछले 30 साल का प्रॉब्लम है। लेकिन आज जो ये सबसे ज्यादा तो कश्मीर में आपकी सरकार रही है। बीजेपी पे सवाल करना पड़ेगा। नहीं करेंगे ना, हमने आपसे पहले ही कहा था कि शाजिया हमारे साथ जुड़ रही है, थोड़ा देर हो गया, वरना पहला सवाल उन्हीं से था। सबसे ज्यादा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उनके बेटे हो, लेकिन तब क्या टेररिज्म नहीं था। अब हमारा सवाल सिर्फ ये कि टेररिज्म ने ये जो रूप बदला है, ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, पहले टारगेट किलिंग तो ऐसे नहीं होती थी। अब अच्छा, उसका जवाब आप ही ने दिया इफ्रा जी, आप ही ने कहा कि आप वो जो पहले जो मुसलमान मरे उनके बारे में सवाल क्यों नहीं उठाते। इसका मतलब पहले टारगेट किलिंग नहीं थी, पहले जो आतंकवादियों के खिलाफ था, जो सरकार के साथ था, जो हिंदुस्तान के साथ था, उसे मारा जाता था। टारगेटेड किलिंग्स वो भी थी क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन तब भी बर्बाद हो गया था। आप इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि किस वजह से मारा गया, इस बात पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं कि ये लोग किसी को भी मारने की क्षमता रखते हैं। कल को ये डिसाइड करते हैं कि किसको मारेंगे, कैसे मारेंगे, और इस चीज को कैसे रोका जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 7 साल से जम्मू और कश्मीर की सरकार बनाई रखी थी, एक देश के साथ 5 साल थे, 2 साल लगे हैं, भारत के नागरिक, 7 साल सेंट्रल भारत के नागरिक होने के नाते आप और हम दोनों इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे देश में एक भी व्यक्ति ना मरे, टेररिज्म बिल्कुल ना हो, कश्मीर क्या देश के किसी हिस्से में ना हो। लेकिन आप उस बात को बता पाने में नाकाम क्यों हो रही हैं कि ये टारगेट किलिंग्स क्यों है? अरे हम वो सवाल पूछेंगे ना, आने दीजिए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को आने दीजिए, हम पूछेंगे सवाल। लेकिन कम से कम आप ये तो बताइए कि आपकी नजर में ऐसा क्यों हो रहा है, ये टारगेट किलिंग्स क्यों हो रही हैं? टारगेटेड किलिंग्स मुझे लगता है इस वजह से हो रही हैं क्योंकि जो ये बार बार नॉर्मलसी का नैरेटिव बताया जा रहा है, उस नॉर्मलसी के नैरेटिव पे जो किलिंग होती है उससे ये पेंट जो झूठ का है वो धुल रहा है। कभी टारगेटेड किलिंग होती है, कभी नॉन लोकल की किलिंग होती है। इससे पहले भी 2 नॉन लोकल्स की किलिंग हुई थी। और नया कश्मीर का जो झूठ इन्होंने समझाया था हम सबको, वो झूठ जो है सबके सामने आ रहा है। जब एक व्यक्ति को फरवरी में, एक आदमी को, उसकी बीवी को और उसकी बेटी को एक साथ मारा गया था, वो भी तो एक तरह की टारगेटेड किलिंग थी। जी, आप पॉलिटिक्स किलिंग सामने लाते नहीं हैं। इफ्रा जी, आज आप पॉलिटिक्स कर रही हैं ना। इफ्रा जी, आज आप टेररिज्म के खिलाफ बात नहीं कर रही हैं। ये शो हमारा टेररिज्म के खिलाफ है, लेकिन आज आप पॉलिटिक्स कर रही हैं। आज आप भी ये चाहती हैं सिर्फ कि बीजेपी को हम कटघरे में खड़ा कर दें, हम अपने आप को बड़ा पाक साफ बता दें, हमारे राज्य में तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, किसको कटघरे में? अरे भाई, तो आप कम से कम एक मॉरल ग्राउंड पे ये बात तो कीजिए ना कि गलत है, नहीं होना चाहिए और इसको हम ऐसे रोक सकते हैं। ठीक है, एसपी वैद्य साहब, सर मैंने आपको गलत है, नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, फॉर्मर डीजीपी वैद्य सर, क्या आपको लगता है कि टेररिज्म में कुछ बदलाव आया है और ये जो हम टारगेटेड किलिंग्स देख रहे हैं और जो गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ये वाकई एक पैटर्न में चेंज, टेररिज्म के पैटर्न में चेंज, इसे आप मानते हैं सर? बिल्कुल पैटर्न में चेंज है और एक मुझे लगता है आईएसआई चीफ चेंज होने के बाद ये एक बदलाव, एक रणनीति में बदलाव आया है। और जो पहले टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के एनकाउंटर होते थे, आपस में एंगेज होते थे, उसमें उनके काफी लॉस हो गया लीडरशिप का, उनके कार्डर्स, उनके आर्म्स एम्यूनिशन की कमी हो गई। तो ये इन्होंने स्ट्रेटेजी बदली है ताकि
इसमें एक अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जाए, एक डर का माहौल पैदा किया जाए माइनॉरिटीज में और आउटसाइडर्स में, एक स्केयर पैदा किया जाए। और लेकिन मैं यहाँ एक दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये सारा गेम प्लान हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और ISI चलाती है। उन्होंने पिछले कई सालों से लोग अपने बच्चों में जो नफरत भारत के लिए पैदा की है, जो नफरत यहाँ के लोगों के लिए पैदा की है, उससे एक हेट नैरेटिव पूरे पाकिस्तान में चला, जिससे रेडिकलाइजेशन हुई। और ये जो टेररिस्ट बन के छोटे छोटे लड़के पाकिस्तान से आते हैं और यहाँ बर्बादी का तांडव खेलते हैं, ये इससे हमारी कई जनरेशन कश्मीर में बर्बाद होंगी। बहुत यंग लड़के मारे गए, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए। और ये हमें सबको रियलाइज करना चाहिए। सब जानते हैं, लेकिन क्या वजह है कि कश्मीर में कुछ लोग टेररिज्म के खिलाफ नहीं बोल पाते। हमें इसको देखना चाहिए कि क्या उनको सिक्योरिटी की दिक्कत है, क्या वो इसके बारे में बोलना नहीं चाहते। सब जानते हैं। और हालांकि ज्यादा नुकसान कश्मीर का हुआ है, मुस्लिम लोगों की डेथ ज्यादा हुई है, इसमें मैं इफ्रा की बात से सहमत हूं, ज्यादा लोग मरे हैं। आज टारगेट जो है माइनॉरिटी और आउटसाइडर्स का हो रहा है, ये एक न्यू स्ट्रेटेजी है। लेकिन ओवरऑल 30 साल में देखा जाए, बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम मारे गए हैं और ये बर्बादी का तांडव चलता रहेगा जब तक हम सब इकट्ठे होके ISI और पाकिस्तान को बेनकाब न करें और इकट्ठे होके इस लड़ाई में अपना अपना पार्टी का पॉलिटिक्स हम सेपरेट नहीं करें। लेकिन जहां देश का सवाल है वहां इकट्ठा होना चाहिए, जिस तरह पंजाब में किया। सारी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, सारे रिलीजियस लीडर, सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होके पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था उसको डिफीट किया पंजाब में। वही चीज कश्मीर में करने की जरूरत है आज। और अपना पॉलिटिकल आप नैरेटिव सेपरेट चलाइए। उसमें आप मोदी जी ने क्या गलत किया, दूसरे किसी ने क्या गलत किया, उसका बात जहां देश का सवाल है। अल्टीमेटली हमें रियलाइज करना है कि पाकिस्तान आर्मी और ISI हमारी हमदर्द नहीं है। हमारे बच्चे बर्बाद, 3 जनरेशन बर्बाद कर दी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो और 50 जनरेशन बर्बाद होंगी। तो हमें इसका मुकाबला मिलकर करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और खुलकर इसके खिलाफ सारे जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे होने चाहिए, हर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म वाले। और इस पाकिस्तान और ISI का ये जो बर्बादी का तांडव है, इसको डिफीट करना चाहिए। सर, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी वाद्य सर। यहाँ हमें पार्टी लाइन से अलग कम से कम इस टेररिज्म की जो साजिशें पाकिस्तान से होती हैं उसके विरुद्ध लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। आपस में तो हम लड़ ही लेंगे। NCP सरकार में रहती है, BJP भी रहती है, कांग्रेस भी रहती है, सभी रहते हैं, तो वो हमारा इंटरनल मामला हम देख लेंगे। सुशील पंडित जी जुड़ गए। सुशील जी, थोड़ी देर से आप जुड़े, आपका इंतजार हो रहा था। ये जो टारगेटेड किलिंग के द्वारा पाकिस्तान नई नई साजिशें रच रहा है, इससे कैसे निपटे? और क्या कहीं ना कहीं हमारी सरकार की पॉलिसी में सुशील जी ऐसी कोई कमी रह गई है कि अब गरीबों को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं और ये आपको और हमें डराने की उनकी एक और साजिश या उनका तरीका है? इसलिए जब हमें मार कर, लूट कर, सामूहिक नरसंहार करके भगाया गया था, तब भी शुरू में चुन चुन कर लोग मारे गए थे। जस्टिस नीलकंठ गंजू को निशाना बनाया गया, पंडित टीकालाल टपलू को निशाना बनाया गया, एडवोकेट प्रेमनाथ भट्ट को निशाना बनाया गया। एक एक करके हमारे जो समुदाय के बहुत गणमान्य प्रेरणा के स्रोत व्यक्तित्व थे, उन्हें बहुत बुरी तरह मारा गया। और उसी से आतंकित होकर के समुदाय को फिर निकलना पड़ा। सामूहिक नरसंहार भी हुए। अब वह खेल फिर से शुरू हुआ है ऐसा लगता है, लेकिन बीच बीच में ये सब चलता रहा। अभी पिछले साल अजय पंडिता को मारा गया जी, सरपंच थे,
फिर बीच में एक और पार्षद थे, उनको मारा गया। तो टारगेटेड किलिंग चलती रही। अभी क्या हुआ है कि हफ्ते भर में हर रोज किसी ना किसी को मारा जा रहा है। इन्होंने आंच बढ़ा दी है और इसका कारण ये है कि अभी जो मुट्ठी भर इक्का दुक्का कहीं दिखाई पड़ते हैं हिंदू और सिख घाटी में, वो भी इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और इन्हें भी पलायन पर मजबूर किया जाए और देश को आतंकित किया जाए और देश को बताया जाए कि साहब आपकी सरकार नाकारा है, इनके बस की नहीं है और हम जब चाहें, जिसे चाहें, जहां चाहें और जैसे चाहें जी आज मारने की स्थिति में है। सुशील तो जी, ये देश का मनोबल तोड़ना, सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ना, उसकी एक कोशिश है। सुशील जी, लेकिन इसका कारण आपने पूछा, मैं आपको एक दो लाइन में वो कारण बताऊं। 370 हटने के बाद ऐसा लगता था कि हमारी व्यवस्था ने जिहाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है, लेकिन हुआ केवल इतना भर कि संसद में कुछ बहस हुई और राष्ट्रपति महोदय ने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किए। व्यवस्था के अंदर जो जिहाद पनपा था, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में, प्रशासन में, पुलिस में, मीडिया में, एकेडेमिया में, सिविल सोसाइटी में, जहां जहां इसके कुकुरमुत्तों की तरह उग आए समर्थक थे, उन्हें नहीं निकाला गया, बल्कि उनके साथ रियायतें बख्शी गईं, उन अपवाद दिए गए, उनको किसी ना किसी तरह की सहूलियत देकर दिल जीतने की कोशिश की गई। अब जिहाद का दिल जीतना इन्हें मुबारक हो, पता नहीं कब जीत पाएंगे, कितना जीत पाएंगे, लेकिन आज उसकी कमी, उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आ रहे हैं इफ्रा जी, बोल लेने दीजिए सुशील जी को। आते हैं इफ्रा जी, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। हाँ, एक तर्क ये दिया जाता है कि साहब मुसलमान ज्यादा मारे जा रहे हैं, ये लाशों में उनकी मजहब शिनाख्त करते हैं ताकि एक तरीके से ये वाजिब ठहराया जाए कि आप इसको हिंदू की किलिंग मत मानिए, सिख की किलिंग मत मानिए। एक अंतर ये छुपा लेते हैं सईद जी, और वो अंतर ये है कि जब हिंदू मारा जाता है या सिख मारा जाता है, वो अपनी मजहब की, अपनी धर्म की पहचान के कारण मारा जाता है, लेकिन जो मुसलमान मारा जाता है वो मुसलमान होने के कारण नहीं, मुसलमान होने के बावजूद मारा जाता है, क्योंकि या तो जिहाद के प्रति उसकी निष्ठा पर शक होता है, या ऐसा मान लिया जाता है कि वो मुखबिर है, वो पुलिस के लिए काम कर रहा है या देश के पक्ष में। सुशील जी, वो तो ये एक बड़ा अंतर है जिसको हमेशा ये ढक देते हैं, इस पर लीपापोती करते हैं। और हम इंतजार भी कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ रहें, लेकिन कश्मीर में जिस तरह से गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से अल्पसंख्यकों को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं, टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारे विरुद्ध रच रहा है गंभीर साजिश। कैसे? हमारी सेना और हमारी सरकार इसका जवाब दे। कश्मीर में बौखलाए आतंकवादी अब आम इंसान को निशाना बना रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं। टारगेट किलिंग यानी कि चुन चुन कर लोगों को वो मार रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये वो जो इमारत है, ये पंपोर की इमारत है, इसी में आतंकवादी छिपे हुए थे। और कल की तस्वीर है जब काफ़ी देर तक एनकाउंटर चलता रहा, मुठभेड़ होती रही और उसके बाद सुरक्षा बलों ने इस इमारत को उड़ा दिया। इसमें एक आतंकवादी को ढेर किया गया है। बताया गया है कि एक आतंकवादी इसमें मौजूद था और बाकी को मार गिराया गया था पहले ही, लेकिन इस इमारत को खाली करवाया गया। स्थानीय लोग जो थे उन्हें बाहर निकाला गया और उसके बाद इस इमारत को ढहा दिया गया और इस तरह से एक आतंकवादी का सफाया कर दिया। कश्मीर में सुधरती स्थिति से बौखलाए आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना लगातार शुरू कर दिया है और ये निशाना लगातार वो बना रहे हैं। हमारे साथ आरिस पठानिया जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेता प्रवक्ता हैं। माजिद जी, हम पठानिया जी के पास चले जाएं क्योंकि पहला सवाल उन्हीं से होना था, आपके पास आना था हमें। पठानिया जी, क्या गैर कश्मीरी नमस्कार घाटी में बेखौफ सांस ले पाएंगे? क्योंकि धारा 370 खत्म होने के बाद आप और हम कश्मीर में बस पाएंगे,
इस तरह की बात सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन अब तो डर यहां पर यह है कि जब एक गोलगप्पे वाले को नहीं छोड़ा जा रहा है, एक मजदूर को मारा जा रहा है, तो हम और आप कैसे हिम्मत कर पाएंगे, हम जैसे आम लोग कैसे ये सोच भी पाएंगे कि हम कश्मीर में जाकर रह सकें? पठानिया साहब, क्या ये आपकी सरकार का फेलियर नहीं है? देखिए, ऐसा है कि एक गोलगप्पे वाले को, हर एक गोलगप्पे वाले को तो अटैक हुआ नहीं है। आपके ध्यान में रहे कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये जो एक नया मॉड्यूल और नए तरीके के साथ ये किलिंग्स पूरे दिनों में की गई है। और अगर आपको आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक गोलगप्पे वाले पर अटैक हुआ, एक मजदूर मैं उस पे आ रहा हूं। देखें प्लीज, सबसे हमारा एक भी नागरिक हमारे देश का अगर आतंकवाद का शिकार होता है, आपने वो तस्वीरें देखी, वो अकेला कमाने वाला गोलगप्पे वाला था, उसके पिता ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, नहीं वो चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलें। जी बिल्कुल जी, मैं आपकी बात पे बिल्कुल प्रॉपर आ रहा हूं कि अगर आप वो सलमान रश्दी की एक बुक है शालीमार दी क्लाउन, उसमें कहते हैं यू किल वन एंड स्केयर 100। ये एक स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेगम। मैं कभी डाउन प्ले या जस्टिफाई नहीं कर रहा है एक गोलगप्पे वाले की, हमारा भाई है, इस देश का बेटा है वो, ठीक है ना, लेकिन एक फियर साइकोसिस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आज जो एक सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जो जिसे कहते हैं एक मोमेंटम पकड़ा है, आज 70 केंद्रीय मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज इंडस्ट्रियल हब और टूरिज्म हब और एक फिल्म सिटी बनाने की बात की जा रही है। आज अंतरराष्ट्रीय स्थल पे अगर जिसे कहते हैं टेररिज्म के खिलाफ हमने एक ज्यादा कॉन्सेंसस अगर चलाया तो पाकिस्तान के हैंडलर्स की एक लास्ट डिच एफर्ट है। मैं आपके माध्यम से जितना भी अल्पसंख्यक समाज और खासकर नॉन लोकल्स जो सभी कश्मीर में या जम्मू में किसी खित्ते में अपने कामकाज या रोजगार के सिलसिला में आए हैं, उनके साथ हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चट्टान के साथ उनके साथ खड़ी है। ऐसी छुटपुट घटनाओं को कभी भी नॉन सीरियसली नहीं लिया जाएगा। जैसे मैंने कहा, नहीं, फिर से हम आपको रोकेंगे। किल वन एंड स्केयर वन, ये स्केयर आपकी इस बात से सहमत है कि एक को मारकर वो खौफ, डर, दहशत पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी घटना तो नहीं हो सकती ना सर? बिल्कुल नहीं छोटी मोटी घटना। क्या हमारे सुरक्षा बलों की सख्ती आतंकवादियों के हौसले पस्त नहीं कर पा रही है? क्या हमें ये लग रहा है? देखें, आपके ध्यान में रहे कि जिन्होंने सुपिंदर कौर और दूसरा वो जो दीपक मेहरा जी वाला जो जिन्होंने ऑपरेशन किया, जिन लोगों ने, जिन मिलिटेंट्स ने, उनको मौत के घाट उतारा जा चुका। ये जो लोग जिन्होंने कल एक हमारा भाई रेडी वाला और एक हमारा एक भाई गोलगप्पे वाला और एक कारपेंटर, सॉरी, जिन दोनों को जिन्होंने मौत के घाट उतारा, इनको भी इसे कहते हैं, इनका भी उपयुक्त जो इनका जो रिजल्ट है, जो एग्जैक्ट इनका जिसे कहते हैं आउटकम, उस पर इनको पहुंचाया जाएगा, सरी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा इसको। और थोड़ा सा इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं प्रॉप अप करने के लिए, ऐसी घटनाएं रोकने के लिए मुझे लगता है कि ब्रेसअप करना पाई और इंटेलिजेंस एजेंसी इस पे काम भी कर रही हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। और आपके ध्यान में ले आए कि मिलिटेंसी अपने आखिरी कदमों पे, आखिरी छाप पे जम्मू कश्मीर में पहुंची है। ये एक डेस्परेशन के कदम है, एक नया मॉडल। देखें, ये वो कन्वेंशनल नेटवर्क को यूज नहीं कर रहे, एक नया मॉड्यूलर ड्रोन के साथ हथियार आता है, एक नया रिक्रूट आदमी जो पिस्टल के साथ इसको ऑर्गेनाइज करके एग्जीक्यूट करता है, उसमें एक नया मॉड्यूल। लेकिन इस मॉड्यूल को भी बहुत जल्दी, हमारा पूर्ण विश्वास है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी के केबल जिसे कहते हैं एबल नेतृत्व में, उनके सशक्त नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्स इसे ध्वस्त करेंगी और आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं पे अंकुश लगेगा। लेकिन बार बार अल्पसंख्यक समाज, मैंने कहा कि स्केयर ना हो, इसका साइकोसिस ना हो। पठानिया साहब, वरना फिर आतंकवादी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। पठानिया जी, आप कश्मीर में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हमें दिल्ली में बैठ कर डर लग रहा है। अगर आप हमसे कहें कि आप चले जाइए कश्मीर, नहीं होता है ना सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। कब तक आप और हम इंतजार करेंगे? कब तक पठानिया जी हम इंतजार करते रहेंगे कि टेररिज्म खत्म होगा और हम खुली सांस में कश्मीर में खुली हवा में हम कश्मीर पे सांस ले पाएंगे? कब तक हम इंतजार करेंगे? ये आपका सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है साहब। इस जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 60 साल में कॉन्फ्लिक्ट का जिसे कहते हैं मंजर देखा है। यहाँ पे कभी कबायली आ गए बॉर्डर पार से, कभी मिलिटेंट्स आ गए, कभी अटैक्स इंजीनियर किए गए, कभी एक फंडामेंटलिज्म के नाम पर जिसे कहते हैं एक ऐसा प्रचार यहाँ पे फैलाया गया। वी हैव सीन दैट। हमारी एक जिसे कह रहे हैं प्रॉब्लम, एक बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे नेबर के साथ, ऐसे पड़ोसी के साथ जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लगता है कि जो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं ए वुल्फ कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट। पठानिया जी, वो नेबर, उस पड़ोसी की कोई हैसियत नहीं है ना हमारे आगे। पाकिस्तान हमारे आगे कहां टिकता है?
क्यों हम मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाते हैं? क्यों हम पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा पाते हैं? हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हो जाती है इतनी कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ ऐसी हरकतें करे, साजिश करे। हम जानते हैं, हम डॉसियर देते हैं, हमारे पास सबूत होते हैं, पाकिस्तानी घुसपैठिए पकड़े जाते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जिंदा पकड़े जाते हैं, उसके बाद भी हम सहते हैं। हमारे आम निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान के खिलाफ सारे सबूत होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। सर, ऐसे कैसे चलेगा? देखें, आपकी बात, आपका जो सेंटिमेंट है और आपका जो जिसे कहते हैं आपकी भावनाओं की कदर करते हुए मैं वहां पे, और ये आपकी भावना नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की भावना से आप बोल रहे हैं। आपको मैं धन्यवाद भी कहूंगा। ये हर भारतीय, प्रत्येक भारतीय की नागरिक को अपने जिसे कहते हैं वक्तव्य में आपने समावेश करके वहां पे दिया है। लेकिन मैं ये पिछले 60 साल से हमने रेगुलरली पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम किया है और आने वाले दिनों में भी वी स्टैंड यूनाइटेड, हम एकत्र और एकजुट हैं टेररिज्म के विरुद्ध। और जितने भी मंसूबे, एक नया मॉडल है, एक नया तरीका है ये काम करने का, बिल्कुल हम एकजुट हैं। पठानिया जी, हम सब कुछ करते हैं। हम आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं, हम आतंकवादियों को मारते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन नया मॉड्यूल लेकर ये आ जाते हैं। अब टारगेट किलिंग हो रही है, चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है, गैर कश्मीरी को मारा जा रहा है। तो ऐसे तो हम कल को बोल देंगे, कल को वो कोई और नई चीज ले आएंगे, फिर हम बोल देंगे कि साहब वो तो नई चीज ले आए, हम वहां तक पहुंच गए थे। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। खात्मा कब होगा? खत्म कब होगा? कब हम हमारे कश्मीर में बैठे जो स्लीपर सेल्स हैं, उन आतंकवादियों को, पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों को, इनको कब खत्म कर पाएंगे? जी देखें, आपने बिल्कुल एक रेलेवेंट सवाल कहा, लेकिन आपके ध्यान में ले आऊं कि पिछले 2 के 3 साल में मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करना, कोई भी मिलिटेंट है उसकी एवरेज लाइफ, आज वो मिलिटेंट अगर बनता है या बॉर्डर से क्रॉस करता है तो ऑन एन एवरेज 6 महीने में उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। वो वक्त नहीं कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल से एरिया कमांडर बन के घूमते थे। आज जो शिकंजा, जो नेटवर्क, जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने और खासकर जो केंद्र की मजबूत सरकार ने जम्मू कश्मीर में अपने हैंडल्स रखे हैं, तो हमारा एक रिन्यूड एनर्जी के साथ आज नंबर ऑफ जो मिलिटेंट्स हैं वो कम आए हैं, नंबर ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज कम हुई हैं। आज लाल चौक पर जैसे आपने देखा कि किस तरीके का लाल चौक की सजावट और लोग कैसे खुले, टूरिस्ट हर जगह पूरे जम्मू कश्मीर में आ रहा, बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। लेकिन आपकी बात को पॉजिटिव तरीके से लेते हुए, एक सकारात्मक तरीके से लेते हुए, हमें जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म एंड जीरो जिसे कहते हैं कोई भी हैपनिंग, कश्मीर बिल्कुल, जम्मू कश्मीर बिल्कुल पीसफुल रहो, शांति प्रिय रहे। और ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया से जिसे कहते हैं लोग जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आए, जम्मू कश्मीर को समझें, जम्मू कश्मीर को जाने, जम्मू कश्मीर की यही जीरो टॉलरेंस, ना टेररिज्म, ना टेररिस्ट्स, ना पाकिस्तान के विरुद्ध हमें दिखाई देती है। और इसीलिए अब देखिए, जो ऑपरेशन अभी आतंकवादियों के खिलाफ चलाया जा रहा है, 9 हमने एनकाउंटर्स किए, 13 आतंकवादियों को मारा, लेकिन हमारे 9 जवान शहीद हो गए। ये बहुत बड़ी कीमत है पठानिया जी, कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। एक भी अगर हमारा जवान जाता है, पूरे देश का दिल दुखता है, पूरे देश की हर मां रोती है उसके लिए। ठीक कहा। ये संभव नहीं है ना, ये कि हम 13 को मार के 9 अपने जवानों को, अपने बेटों को खो दें, ये तो कोई इंसाफ नहीं है सर। जी ठीक कहा आपने कि ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस और बिल्कुल पॉइंट पे जाके ऑपरेशन करना, इस पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इवॉल्व करना जरूरी है। और 9 के बदले एक भी ना जाए, इसकी ओर जाना एक हमारा एक जिसे कहते हैं दृढ़ संकल्प और हमारा एक निशाना और हमारा एक जिसे कहते हैं एक मिशन होना चाहिए, कंसिडर्ड मिशन, और इस मिशन की ओर हमें काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपके ध्यान में ले, अगर आंकड़ों को देखें, अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें, तो मिलिटेंसी की एक्टिविटीज में और मिलिटेंट्स में भी एक जिसे कहते हैं नोज डाइव, एक बिल्कुल नीचे का एक गिरावट उसमें आया है। आने वाले दिनों में वी होप कि इसको बिल्कुल जीरो डेसिमेट करके शून्य तक इसको पहुंचाने में हम कामयाब रहें। इसके लिए तभी सिक्योरिटी फोर्सेस को तो लड़ाई लड़नी है, लेकिन हम सभी को, सभ्य समाज को, मीडिया बंधुओं को, तभी हम सफल होंगे, लेकिन ये 13 और 9 से बात नहीं बनेगी। माजिद हैदरी जी आते हैं सर एक बार और आपके पास। आपको लगता है ये कि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस एक ऑपरेशन चला रही हैं टेररिस्ट्स के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, ये इन्होंने स्ट्रेटेजी बदली और इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर में रह रहे विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच वो एक खाई भी पैदा करना चाहते हैं, डराना धमकाना भी चाहते हैं गैर कश्मीरी को, और इस पर रोक कैसे लगाई जाए? माजिद जी देखिए सर, मैंने 38 मिनट से सबों को खामोशी से सुना। मैं उम्मीद करता हूं आप भी मुझे अपना पक्ष रखने का मौका देंगे। जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने हर एक से तकरीबन ये प्रश्न पूछा कि क्या कश्मीर में टारगेट किलिंग्स हो रही हैं।
जी हाँ, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, बिल्कुल हो रही है। लेकिन हमें इसे यह कहना होगा कि सरकार ये टारगेट किलिंग्स होने दे रही है। आप ही के प्रोग्राम में मैंने कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार साहब का बयान सुना कि सॉफ्ट टारगेट्स बहुत हैं, लेकिन सॉफ्ट टारगेट्स को सिक्योरिटी हर एक को नहीं दी जा सकती है। क्या ये एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कश्मीर पुलिस के चीफ से आ रही है? क्या वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी सॉफ्ट टारगेट्स मरेंगे? मैं तो पत्रकार हूं, मैं आपसे क्रिटिकल बात करूंगा। तो जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो ये इशारा दे रही है कि हमें लोगों की जान पर बचाने की कोई फिक्र नहीं है, जो मरता है मरे, क्योंकि आईजी साहब ने तो कह दिया सॉफ्ट टारगेट बहुत हैं, आगे आने वाले दिनों में मरेंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार पिछले 2 वर्षों से सिर्फ नाच गानों में बिजी। आप देख लें, हर दिन जो हैंड आउट आता है, कहीं नाच चल रहा होता है, कहीं गाना चल रहा होता है। ना कोई तरक्की हुई, ना सिक्योरिटी पर कोई इंटरेस्ट दिया गया। और आज जम्मू कश्मीर में ये हालात हैं कि पिछले इस महीने के 14 दिनों में 9 सिविलियन मारे गए हैं और जम्मू में हमारे 9 सेनाकर्मी मारे गए हैं। इन हालात में हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ नाच गाने में बिजी है। और जो पठानिया साहब ने बात कही कि केवल एक गोलगप्पे वाला मरा है, मैंने बता दूं कि हमारे 2 गोलगप्पे वाले भाई देश के इस 1 महीने में कश्मीर में मारे गए हैं। और उन दोनों के शव, बिहारी था एक, वहां पे वीरेंद्र पासवान, उसके शव को कश्मीरी लोगों ने कश्मीर में जलाया जी, शमशान घाट में, क्योंकि हमारी सरकार के पास उसका शव, बेचारे 5 बेटियों के बाप का शव वापस भेजने के लिए पैसा नहीं था। हमारी सरकार बॉलीवुड के बादशाह को कश्मीर में नाच गाने के लिए बुला सकती है, लेकिन वीरेंद्र पासवान के शव को कश्मीर में कश्मीरियों ने जलाया क्योंकि सरकार के पास कोई पैसा नहीं था। ये हमारी सरकार है। अब आप मुझे अगर कहेंगे तो मैं सरकार की जय जयकार करूंगा, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू। वैद्य सर, अंत में हम आप ही से समझना चाहेंगे कि सर ये जीरो टॉलरेंस कब हो, कैसे हो और ये टेररिज्म कैसे खत्म हो? देखिए, इसमें एक रणनीति की जरूरत है। नंबर 1, पहले तो पाकिस्तान बॉर्डर जो हमारा है, LOC और IB, वहां से हालांकि काफी सख्ती की है आर्मी ने और BSF ने, वहां से इन्फिल्ट्रेशन और हथियारों का आना बिल्कुल हमें 0 लेवल पे लाना है। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा, हमारे घर के अंदर बच्चे, हमने बहुत सारे टेररिस्ट मारे, बहुत सारे न्यूट्रलाइज हुए, लेकिन ये भी फैक्ट है कि कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन करते हैं सर। वो हम ऐसी पॉलिसीज लाएं, ऐसे स्टेप्स लें कि कोई भी बच्चा टेररिज्म की तरफ ना जाए। ये ज्वाइन करना, जैसे इकोसिस्टम जो टेररिज्म को पानी देता है, जो टेररिज्म को पनपाता है, जो टेररिज्म को ग्रो करता है, उसको फीड करता है, उनको रहने की जगह, खाने की जगह, हर चीज देता है। इस इकोसिस्टम को बिल्कुल डिमोलिश करना जरूरी है। उसमें वक्त लगेगा, वो इतना जल्द छोटे अरसे में नहीं होगा। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल सर आपको मैं क्षमा के साथ रोकना पड़ रहा है। RS पठानिया जी, इफ्रा जान जी, सुशील पंडित जी, माजिद हैदरी जी, SP वैद्य जी, आप पांचों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। लेकिन आप पांचों से ये निवेदन भी कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, गैर कश्मीरियों को कश्मीर में मारा जा रहा है, आतंकवाद सर उठा रहा है, और ये सब कुछ पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका साजिश के तहत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का। वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एक भी जान देश के हर मां का कलेजा चीर देती है। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।